स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। पूरा एक्शन पैक्ट हफ्ता होने वाला है। ये ढेरों नतीजे आने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट के काफी सारे संकेत रहेंगे। मिड मंथ एक्शन है और ऑफ कोर्स अब तो बजट पर भी पूरी तरह से नजर बन गई है। हफ्ते की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा। और घरेलू ट्रिगर्स पर भी नजर डाली जाए तो हमारे तो क्वार्टरली नतीजों का सीजन चल रहा है। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, सबका एनालिसिस हम करने वाले हैं। लेकिन दीप, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? तो नंबर्स पर तो फोकस है ही, बट एक बार बाकी जो ट्रिगर्स है वहां पर भी नजर डालते हैं। डेज हाई पर लगातार दूसरे दिन हमने शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बंद होते देखे। सेंचुरी लगाकर डाउ और 0.5% की तेजी नैस्डैक पिछले पूरे हफ्ते आउट परफॉर्म करा है और 6 दिनों से तो नैस्डैक भी तेजी में ही रहा है। तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट का एक्शन कैसा रहेगा। और ऑफकोर्स आज अमेरिकी बाजारों में है छुट्टी। नतीजों की बात करें तो ऑफकोर्स दिग्गज HDFC बैंक, इसके नतीजों का विश्लेषण करेंगे। विप्रो के आए नतीजे, L&T फाइनेंस रहा फोकस में, डीमार्ट और कई सारे और काउंटर्स भी हैं। तो उसका पूरा पैक्ड एक्शन आपको मिलेगा। आज वायदा कारोबार की बात करें तो फेडरल बैंक, इसके भी नतीजे आने वाले हैं, इस पर रखेंगे नजर। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में ये शुरू हो चुका है। जी बिजनेस की स्वाति खंडेलवाल भी वहां पर हैं, तो आपको लगातार दमदार अपडेट्स, सबसे बड़ी कॉर्पोरेट, ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वॉइसेस मिलती रहेंगी। तो वहां से भी पूरी कवरेज आएगी और जो कमेंट्री है हम जरूर आपके लिए हाईलाइट करेंगे। पर आइए एक बार पहले इस हफ्ते हमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। पिछले हफ्ते का जो एक्शन है उसका जो विश्लेषण है ये भी समझ लेते हैं और आगे की डायरेक्शन है। अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कई सारी चीजों पर आपसे बात करनी है सर। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। आज तो ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार बंद है, बट एक बार पहले पिछले हफ्ते का एक्शन समझ लेते हैं। करीब 2% ऊपर था डाउ, 3% S&P और 5% की तेजी हमें नैस्डैक में दिखी। और फ्राइडे को लंबे वीकेंड से पहले लगातार दूसरे दिन डेज हाई पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। तो वहां से जो भी संकेत आ रहे हैं साल की शुरुआत से, वो तो काफी दमदार रहे हैं सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, अमेरिकी बाजारों में संकेत काफी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिस तरह की तेजी की आप उम्मीद करते हैं अमेरिकी बाजारों से, उस तरह की तेजी वहां पर बनती हुई दिख भी रही है। और अच्छी बात यह कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड्स आपके फेवर में 3.5% के आसपास स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, निचले स्तरों पर लगातार गिरते हुए दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का गिरना इक्विटी मार्केट्स के लिए, कमोडिटीज के लिए थोड़ा ठीक है, तो वो संकेत आपके लिए बहुत ही अच्छा है। खाली अगर थोड़ा बहुत आप देखें कि अगर कहीं कोई दिक्कत की बात है तो एक कच्चा तेल है जो थोड़ा सा धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात है। और अगर कच्चे तेल में भी थोड़ी तेजी है तो इसी उम्मीद में है कि चाइना के ओपन अप की बात की जा रही है और उसके चलते थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यह भी है दीप की जो सबसे ज्यादा पिटा हुआ अमेरिका का इंडेक्स है नैस्डैक, लगातार 6 दिनों से 7 दिनों से बहुत अच्छी मजबूती दिखा रहा है। और इस साल की शुरुआत तो अमेरिकी बाजार ने बहुत अच्छी की है। तो एक्चुअली हमारे लिए दो संकेत है, एक अपने घरेलू संकेत है, दूसरे इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल संकेत तो इस साल की शुरुआत को लेकर अब तक कहीं कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं और मजबूती का रुझान है ही। बाकी खबरें जो आ रही है वो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल सपोर्ट पूरा है। जो कुछ भी हमें परफॉर्म करना है हमारे लोकल संकेतों के दम पर उन्हें ठीक करना है। इससे बढ़िया आप हफ्ते की शुरुआत की उम्मीद कर नहीं सकते। और मेरे ख्याल से आज रात अमेरिकी बाजार चूंकि बंद भी है तो अमेरिका से बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी आपके हल्के फुल्के पॉजिटिव ही हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर रुझान पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम ये तो है कि इन संकेतों के दम पर आप नीचे के स्तरों पर सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे तो वो एक बड़ा कंफर्ट है भारतीय बाजारों के लिए। तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते की शुरुआत भी मजबूत ग्लोबल संकेतों के साथ है जी। चलिए, तो एटलीस्ट ग्लोबल संकेत तो मजबूत ही हैं और वहां से हम लगातार एक्शन भी देख रहे हैं। सर, हमारे बाजारों की भी अगर बात करें, एक दो फैक्टर्स हैं जिस पर टच करना है। बट पिछले हफ्ते की बात करें तो मंडे को एक बहुत ही अच्छी तेजी हुई थी, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम काफी सुस्त रहे, सारे गेंस गिव अप कर दिए और फिर फ्राइडे को सुस्त शुरुआत के बाद एक अच्छी रिकवरी आपको आती दिखी। एंड ऑफ द वीक अगर आप देखें ऑन अ वीकली बेसिस हम करीब 0.5% ऊपर थे। तो ग्लोबल मार्केट्स को तो थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है, बट ये जो फ्राइडे को आखिरी घंटे सेकंड हाफ का रिवाइवल था उसके बाद मूड माहौल कैसा दिख रहा है सर? ये फ्राइडे का रिवाइवल और रिवर्सल जो था आखिरी 1-1.5 घंटे में, ये बहुत काम का था दीपू। ये दो लिहाज से बड़े काम का था। एक तो ये कि आप 3 बार 17,775 के आसपास पहुंच चुके हैं और वहां पर बॉटम बनाया। पिछले हफ्ते में आप 17,800 के नीचे उसके आसपास कम से कम 3-4 बार पहुंचे हैं। तो
इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। अब क्योंकि आप नीचे तो सही, फ्राइडे को हो सकता है आप दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हैं, 17,800 825 के आसपास कहीं बंद होते हैं, तो वीकली क्लोजिंग आपकी खराब हो जाती है। अच्छी बात यह रही कि इस पूरे फॉल में अभी तक एक भी बार निफ्टी ने 17,850 के नीचे क्लोज दिया नहीं है, और फ्राइडे तो आखिरी घंटे में रिकवरी करके आप 17,950 के आसपास बंद हुए, एडजस्ट होके, नहीं तो 18,000 तक पहुंच चुके थे। तो मेरे ख्याल से 3 बार बॉटम बनाने के बाद बाजार वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और दीप देखिए, आपको याद भी होगा, हम लगातार यही बात करें कि 17,700 17,800 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 17,200 18,200 18,300 की रेंज बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक 18,200 18,300 को पार नहीं कर लेते, बहुत बड़ी तेजी नहीं सोचनी है। 18,200 के आसपास आते वहां प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना है। नीचे 17,700 17,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको मंदी सोचनी नहीं है, और जब जब इसके आसपास आए स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करना है। दिक्कत वही है कि जब नीचे होता है खरीदना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर होता है तो ऐसा लगता है कि अब की बार तो बड़ा तेजी और ब्रेकआउट वाला मामला है, बेचना मुश्किल होता है। लेकिन स्किल ट्रेडर्स के लिए यही जरूरी है कि आप एक सही लेवल पर कॉन्ट्रा कॉल ले सकें। सो आई थिंक एक बढ़िया चीज जो हुई है पिछले हफ्ते, भले हमने इस साल की शुरुआती 2 हफ्ते कोई खास काम अच्छा किया ना हो, लेकिन कम से कम ये कि खराब और हो सकते थे, हुए नहीं। ग्लोबल सपोर्ट मिल गया। अब दूसरी चीज जिस फैक्टर की बात भी हम कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है कि अगर 17,700 17,800 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है, तो क्या इस बार 18,200 300 को पार करके बाजार और ऊपर भाग पाएंगे? मेरा ये कहना है कि अभी भी उसमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, एक ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी काफी मजबूत हो चुके हैं, इतना आउट परफॉर्म करेंगे? हम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में। तो 17,700 17,800 अपना फॉर्मूला वही रखना है, 18,200 18,300। जब इसके पार निकलकर बंद होगा तो नई तेजी सोचेंगे, अदरवाइज जैसे जैसे 18,200 के नजदीक पहुंचेंगे, 18,300 के रेंज में आएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी। तो इसी रेंज को ट्रेड करना है। इस स्ट्रेटेजी में पिछले 2 हफ्तों में और आज में इस हफ्ते के लिए भी अभी तक कोई बदलाव नहीं है जी। चलिए, तो अभी तक रेंज में कोई बदलाव नहीं आया। पिछले हफ्ते हमने देखा दोनों तरफ रेंज रिस्पेक्ट करी है बाजार ने, और अभी भी ब्रॉड वही ट्रेंड बरकरार है। बट सर, एक ट्रेंड जो ऑफ कोर्स पिछले साल की भी परेशानी था, इस साल की भी परेशानी रहा है, और स्पेशली पिछले हफ्ते जो हमने देखा है, लगातार एफआईज की बिकवाली हो रही है सर। फ्राइडे को भी कैश मार्केट में कोई हमने राहत नहीं आते हुए देखी। ये कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है अगर इसी गति से एफआईज भी अपना काम करते रहे तो? दीप, ये बात सही है कि ये 2 हफ्ते जो भारतीय बाजार खराब रहे उसके पीछे कारण एकमात्र है ग्लोबल सपोर्ट पूरा है। कच्चा तेल भी आपका $80 के नीचे था, अभी भी $85 है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये सबके सब आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर भारतीय बाजार मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन क्यों है? 2 वजह से। एक तो ये कि हमें ना पहले से 2022 में आदत पड़ी हुई कि हम अमेरिका के मुकाबले में कम गिरेंगे, अमेरिका के मुकाबले में अगर बढ़ना होगा तो ज्यादा बढ़ेंगे। तो वो एक बेहतर प्रदर्शन करने की जो हमारी इच्छा थी, आदत थी, उस पर पहली बार ढंग का ब्रेक लगा कि 2-3 हफ्ते से हम अमेरिका जितना भी नहीं कर पा रहे। अभी भी आज देखें ना, अमेरिकी बाजार इतनी मजबूती के साथ बंद हुए हैं, डाउ फ्यूचर 60-70 पॉइंट ऊपर है, आपका एसजीएक्स निफ्टी बड़ी मुश्किल से ग्रीन में। तो इसका कारण एकमात्र यही कि एफआईज की सेलिंग हो रही है, और पिछले 2 हफ्तों में एफआईज 15,000 करोड़ से ज्यादा का बेच चुके हैं। अब क्या पिछले साल इतना बेचने के बाद 15,000 करोड़ बहुत ज्यादा है? बहुत दिक्कत की बात है। इतना खराब क्या हो रहा है? 2 कारण है। एक, पहली चीज तो ये कि बेचने में क्वांटम के हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इतना 15,000 करोड़ बेच दिया, लेकिन इस बार है ना, लोगों का रिटेल का खरीदने का बड़ा मूड नहीं हो रहा है। पिछले साल इतना जोर से बेचा, रोज 5-5 7-7 करोड़ के आंकड़े आते थे, तब भी हमारे बाजार गिरते नहीं थे। उसका रीजन ये था कि हमारे इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स बड़े कॉन्फिडेंट थे, लोकल फंड्स बड़ा दमदार पैसा लगा रहे थे, तो एफआईज की बिकवाली में भी मौके ढूंढ रहे थे। इस बार वो जोश गायब है, लोग थोड़ा इंतजार के मूड में कि चलो देखते हैं, आराम से लेंगे। बजट सामने है, बजट को लेकर बार बार वो डर रहता है कि कोई टैक्स ना आ जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव ना हो जाए। तो ये सारी चीजें है ना, जो वो रिटेल को तेजी से पैसा लगाने के लिए थोड़ा सा रोक रही है। तो जो लिक्विडिटी इश्यू है वो एफआईज का नहीं है, वो हमारा है। लोगों को लगता है कि एफआईज की बिकवाली की वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे। मेरा ये कहना है कि एफआईज की बिकवाली तो पिछले साल भी थी, इससे ज्यादा थी, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स खरीद नहीं पा रहे हैं, इस वजह से शायद हम थोड़े से ढीले हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है अब से लेकर बजट तक इसी तरह का रुझान रहे। लेकिन एक अच्छी बात जो दीप दिख रही है डेटा में, अगर आप गौर से देखें, तो वो ये है कि
शुक्रवार को पहली बार एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होने का संकेत आया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म होने का संकेत है। मैं यहीं पर आपके लिए डेटा लाना चाहता हूँ। एफआईज के 2400 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है कैश मार्केट में। लगभग रोज 2000 करोड़ के आसपास का उनका आंकड़ा आ रहा है। लेकिन एफएनओ में देखिए नंबर थोड़े राहत देने वाले, अच्छे तो नहीं कहूंगा लेकिन बुरे भी नहीं। 1507 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है, ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। 1150 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। तो पूरे हफ्ते में पहली बार एफआई ने निचले स्तरों पर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हल्की फुल्की की है। इनके दम पर मैं एफआई के आंकड़ों को अच्छा तो नहीं कहूंगा, है तो खराब ही, लेकिन पूरे हफ्ते में सबसे कम खराब आंकड़े आपको शुक्रवार को है। तो ये पहला इंडिकेशन आया कि एफआई अब निचले स्तर पर बेचना नहीं चाहते हैं। एक दिन के आंकड़ों से मूड, माहौल, डायरेक्शन तय करना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक वो सिल्वर लाइनिंग है, उम्मीद की किरण है कि एफआई ने शुक्रवार को थोड़ा सा बेचने से हाथ रोका है और लोकल फंड तो अपनी ताकत से खरीद ही रहे हैं। 1950 करोड़ की उनकी खरीदारी अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो आज के सेशन में और इस पूरे हफ्ते सबसे अहम चीज जो भारतीय बाजारों के लिए वो है कि शुक्रवार को जो एफआई की तरफ से वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्या वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और बढ़ सकती है? और दूसरा, कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव कम हो सकता है क्या? अगर इन दोनों के जवाब हमें आजकल में हाँ में मिलते हैं तो फिर भारतीय बाजार वापस 18,200 18,300 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। जी तो खराब नहीं, बट एटलीस्ट एफआईएस के संकेत थोड़ा बेहतर ही होते हुए दिखे हैं। पिछले 2 हफ्तों में पहली बार आपने देखा है। आशा करते हैं कि यहाँ से आपको और सुधार भी आते हुए दिखे। आज का भी सेटअप समझाएं सर, फिर स्टॉक्स और नतीजों पर भी आपकी राय लेनी है, बट आज के फिर संकेत क्या कह रहे हैं आपको? आज के संकेत में देखिए जो आपके लिए ग्लोबल संकेत है वो तो पॉजिटिव है ही, उससे पॉजिटिव और क्या होंगे, उन्हें पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। एफआई के संकेत मैंने अभी भी नेगेटिव रखे हैं, नेगेटिव से न्यूट्रल साइड में है, लेकिन एक दिन के संकेतों के दम पर हमें जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है। घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत आपके लिए न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये सारे आपके लिए ट्रिगर्स हो गए। अब आइए निफ्टी के लिए सपोर्ट जो मैं आपको बता दूं, 17,850 17,900 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने के चांस कम है, और गए तो 17,750 17,825 जो आप 3 बार टेस्ट करके आ गए, इनफैक्ट 3 से ज्यादा बार टेस्ट करके आ गए इस रेंज को। वापस अगर इस रेंज में पहुंचते हैं तो वहां पर खरीदारी की राय होगी। हायर साइड पर निफ्टी में 18,000 18,050 पहली रुकावट की जगह है, पार करके ठीक है तो 18,100 18,150 मजबूत बिकवाली की जगह, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन दोनों बनानी चाहिए। आज के दिन में मजे की बात यह कि निफ्टी में नीचे के जो लेवल हैं उसमें और ऊपर के लेवल जो है दोनों में खरीदारी और बिकवाली की मजबूत रेंज है। तो दोनों तरफ में कोई भी एक रेंज पहले मिले तो वो ट्रेड इनिशिएट करना ही चाहिए। मसलन की 18,100 150 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, तो 17,750 17,825 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, तो दोनों का आप भरपूर इस्तेमाल करें। बैंक निफ्टी 42,025 42,175 ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है आज बैंक निफ्टी पर। और इसके नीचे अगर आते हैं तो 41,725 41,875 मजबूत खरीदारी की जगह बनेगी, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। पूरी संभावना है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, इस रेंज को तोड़ेगा नहीं। और आज फेडरल बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं ही। हायर साइड पर बैंक निफ्टी में 42,575 42,725 पहली रुकावट की जगह, ये 150 पॉइंट की रेंज है और इसके पार निकल के टिके 42,825 42,950 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह। इस रेंज में अगर मौका मिले तो जरूर बेचेगा। तो ये तो रहे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स और जोन्स, बट आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है सर? सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 17,900 17,850 दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं, 17,825 17,775 और 17,750 ये 3 आगे के लेवल। तो 5 लेवल मेरे ख्याल से काफी है, इतने लेवल से काम चल जाएगा दीप, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, हर 25-50 पॉइंट की रेंज में आपको सपोर्ट भी है। हायर साइड पर 18,000 18,025 और 18,050 3 छोटे लेवल हैं, 18,100 18,125 और 18,150 3 मीडियम लेवल है। ये ऊपर की तरफ के लेवल आपके लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी अब बंद हुए 42,300 से थोड़ा सा ऊपर। पहला सपोर्ट आपके लिए जो निकल कर आता है वो 42,300 225 175 ये 3 छोटे सपोर्ट लेवल हैं। 42,100 42,025 दो मीडियम लेवल हैं,
41,875, 41,825 और 41,725 ये फाइनल और बड़े सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए निकल कर आते हैं। हायर साइड पर 42,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। उसके बाद बैंक निफ्टी कंजेशन जोन में पहुंचता है, जहां पर रुकावट की अच्छी जगह है 42,575, 675 और 725। इसको पार करना मुश्किल है। अगर निकल गए तो 42,825, 42,950 फाइनल टारगेट आपका बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ का बनता है। तो ये नीचे और ऊपर के दोनों लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी पर जीती। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब आपके सामने है। थोड़ा डेटा भी समझाएं सर। फ्राइडे की रिकवरी के बाद एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो क्या कह रहे हैं? 4% बढ़ा है पुट कॉल, सॉरी एफएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 39 से 43%। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से कोई खास बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 के आसपास है, न्यूट्रल है। विक्स थोड़ा सा घट कर आया 5-5.5%, ये एक अच्छा संकेत है। ये आपके लिए सारे डेटा। अब आइए आपको स्टॉप लॉसेस भी दे दूं। पहला आपका निफ्टी पर इंट्राडे में 17,750 रखिए और क्लोजिंग बेसिस पे दीप 17,850 आप रख सकते हैं, क्योंकि पिछले करीबन आप देखिए एक बार 17,860 बंद होने के बाद लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जहां हम 17,850 के नीचे बंद नहीं हुए। तो 17,850 सेफर साइड पर आप छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनको लंबा दूर का लगाना है वो क्लोजिंग भी 17,750 रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 17,850 ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 41,700 का रहेगा और क्लोजिंग 42,000 का रहेगा। 42,000 के नीचे हम बंद हो ही नहीं रहे। लगातार हम जाते हैं हर रोज 42,000 के नीचे, लेकिन वापस घूम फिर कर बंद होने के लिए 42,000 के ऊपर आ जाते हैं। आज तो वैसे भी 42,370 के आसपास है, कुशन काफी है। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस 42,000 होगा। जिनको इंट्राडे बेसिस पे छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो इंट्राडे भी 42,000 कर सकते हैं। 41,700 के बजाय थोड़ा दूर हो जाता है, तो आपकी इच्छा पर है, आप दोनों तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 42,000 आपके लिए बड़ा स्टॉप लॉस हुआ। अब आइए शॉर्ट साइड पर 18,150 ये आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट साइड पर। हायर साइड पर इंट्राडे और क्लोजिंग 18,100 के ऊपर होने पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा दूर का रखना है 18,150 से रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है, कोई खास दिक्कत नहीं। वैसे देखा जाए तो सही स्टॉप लॉस जब तक 17,700 के नीचे निफ्टी नहीं जाए तब तक नई मंदी नहीं होगी। जब तक 18,300 के ऊपर निफ्टी नहीं जाए तब तक बड़ी तेजी नहीं होगी। इसी रेंज में टाइम पास होना है, तो आप स्टॉप लॉस अपनी सुविधा के अनुसार आराम से बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 42,725 का है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 42,625 का है। किसी को इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 42,500 भी रख सकता है। आपकी शॉर्ट पोजीशन किस लेवल पर है उस लिहाज से करें। क्लोजिंग स्टॉप लॉस सेम रखें 42,625 का। जी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स और मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशन सर? नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 17,750 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 18,000, 18,025, 18,050 तीन छोटे टारगेट हैं। 18,100, 125 और 18,150 फाइनल टारगेट आपके लिए निफ्टी पर बनेंगे। जो बेचने की राय है वो 18,050 से 18,150 की रेंज है। इस रेंज में धीमे धीमे आपको निफ्टी बेचने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर के लेवल पर अगर आपको बेचने का मौका मिलता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस 18,250 का रखकर 18,000, 17,975 और 17,950 तीन छोटे टारगेट होंगे। 17,900, 17,850 तीन मीडियम टारगेट, 17,825 और 17,775 के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। जी ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी खरीदारी और बिकवाली की राय। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय है। देखिए, एक तो ये है कि अपनी रेंज में आए। वैसे चांस कम है आज HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद कि इतना नीचे आए, लेकिन अगर आ जाए तो इस रेंज में खरीदना आपको जरूर चाहिए। और वो रेंज एकदम परफेक्ट रेंज है दी 41,725, 41,875। इस रेंज में जरूर एक मौका लेना चाहिए। मौका मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 41,650 का छोटा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 41,950 और 42,025 के दो छोटे टारगेट हैं। 42,100 और 42,175 के दो मीडियम टारगेट है और 42,225, 42,300 के बड़े टारगेट के लिए। दूसरा तरीका खरीदारी का जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और आपका स्टॉप लॉस हो गया 42,000। हालांकि वो भी दूर है, लेकिन यही सही है। स्टॉप लॉस 42,000 का लगाकर आपको खरीदारी करनी है। 42,500, 42,575 दो छोटे टारगेट होंगे। 675 और 725 के दो मीडियम टारगेट होंगे। 42,825 और 42,950 के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी।
अब आइए बेचने की राय। एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं तो 42,600 से 42,825 की रेंज में बेचें। 42,500 के आसपास रिव्यू करें कि उस समय मूड माहौल क्या है, अमेरिका के फ्यूचर्स कैसे चल रहे हैं, बाकी बाजारों का हाल क्या है, वो माहौल और स्क्रीन को देखकर आप 42,500 के आसपास सोचें। लेकिन जो सही रेंज है बेचने की वो 42,575 42,600 से शुरू होती है। वहां पर बेचेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, खतरा कम होगा, पैसा बनने के चांस बढ़ जाते हैं। 725, 825 अलग अलग टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 43,000 के आसपास का, थोड़ा दूर का है लेकिन यही मेंटेन करिए। टारगेट जो बनेंगे 42,500, 42,450 दो छोटे टारगेट हैं। 42,375, 42,300 और 42,225 तीन मीडियम टारगेट हैं। 42,175 और 42,100 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिटकॉइन। जी नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी आज मौका बनेगा। पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका बन रहा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को बैंक निफ्टी में भी आपने एक बढ़िया रिकवरी बनते हुए देखी थी। बैन लिस्ट सर कोई बदलाव नहीं है। GNFC और इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी भी ये दोनों काउंटर्स बैन में बने हुए हैं। वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट डेटा सर? दीप, वैसे जनरली वीकली सीरीज की शुरुआत में डेटा इंपॉर्टेंट ज्यादा निकल कर आते नहीं, लेकिन फिर भी दो लेवल इंपॉर्टेंट, एक नहीं। 17,900 और 18,000। 17,900 के ऊपर जब तक हैं आप तेजी में ही हैं, चिंता न करें। 17,900 से गिरना शुरू करेंगे कमजोरी है। मजे की बात देखिए दीप कि 17,900 के पुट और कॉल दोनों ही ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 76 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है और 60 लाख शेयरों का कॉल्स में। यानी कि 17,900 के नीचे आज बाजार जल्दी से आसानी से जाएगा नहीं, ये कंफर्ट रख सकते हैं। तो ऐसे में फ्लैट शुरुआत होकर 17,900 के आसपास आए, पहला एंट्री पॉइंट आपके लिए खरीदने का वहीं बन जाएगा। या फिर एकदम से शुरुआत में आप खरीदते हैं तो 17,900 पर आपको और ऐड करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है नीचे 17,900 का। तेजी कहां से गिरनी है? 18,000 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करें तो वहीं से तेजी गिरनी है। तो यानी कि बेसिकली आप ये समझिए 17,900 18,000 आपके लिए वो मिडफील्ड है जिसमें किधर भी कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है शुरुआत इसी रेंज में होकर थोड़ा निफ्टी टाइम पास करेगा, देखेगा कि फ्लोज कैसे है। अगर एफआईज के सेल फ्लो नहीं है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती है तो 18,000 पार के निकलकर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे। और बिकॉली के वापस से फ्लो आने लगते हैं, 17,900 के नीचे गए तो फिर आप वापस से वही 17,850, 17,825 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17,900, 18,000 इस 100 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के लिहाज से एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल कर आ रही है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर जब तक हैं आप बिल्कुल 100% अच्छे मूड में रहे, तेजी में रहे। 100, 150, 200 पॉइंट नीचे आ जाए तो उसको गिरावट करने में खरीदारी करने का मौका समझे। ऊपर में 43,500 पार करके निकलेंगे तो थोड़ी और फ्रेश खरीदारी होती दिखेगी। अदरवाइज इस 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी आपको टाइम पास करता हुआ दिखेगा। जी ओके, तो रेंज भी आपके सामने आ गई है, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी सामने हैं। कई सारे नतीजों पर रिएक्शन भी आने वाले हैं सर, और नतीजों का रिएक्शन लूं उससे पहले आज एक खास स्टॉक ऑफ द डे आ रहा है अनिल जी की तरफ से। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे बताएं सर। HDFC बैंक नतीजों के लिहाज से आप इसे स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं। रिजल्ट अच्छे हैं और दीप सबसे बढ़िया बात है कि बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को थी नहीं कि HDFC के अच्छे नंबर्स आएंगे, या नंबर्स अच्छे हैं की उम्मीद हो तो भी मतलब स्टॉक में एक्शन वैसा नहीं था। हालांकि आखिरी घंटे में जो बैंक निफ्टी भागा था शुक्रवार को, उसके पीछे काफी कुछ कारण शायद यही था कि HDFC बैंक के रिजल्ट अगर थोड़े अच्छे आ सकते तो स्टॉक में तेजी बन सकती है। 1585 का स्टॉप लॉस रखकर 1620, 1640 के दो टारगेट रख सकते हैं। 1 से 3% के बीच की तेजी बन सकती है और अगर गैप से खुल जाए तो फिर ना खरीदें, ये ध्यान में रखें। तो HDFC बैंक नंबर्स हर एक पैरामीटर पर ठीक है। अपग्रेड्स बहुत नहीं आए लेकिन कहीं कोई डाउनग्रेड भी नहीं है। मेरा ये समझना है कि वैसे भी HDFC बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, तो इन नतीजों के बाद थोड़ी सी एक्शन वहां पर हो सकती है। इसके अलावा विप्रो के नतीजे आए थे, फिर से एक बार विप्रो के ढीले ढाले नतीजे हैं। खाली मार्जिन को छोड़ दें तो नतीजों में कोई भी खास ऐसी बढ़िया चीज दिख नहीं रही है। थोड़ा कमजोर खुल सकता है विप्रो, लेकिन हाँ इन नतीजों के बाद अगर 4-5% की कमजोरी होती है तो वहां पर नीचे के लेवल पर विप्रो लेने का मौका बनेगा। तो उतने खराब नहीं कि विप्रो बहुत जोर से घट जाए, लेकिन 4-5% नीचे आता है तो वो खरीदने का मौका हो सकता है। HDFC बैंक के अच्छे नतीजे के बाद आज फेडरल बैंक के भी रिजल्ट से दी, फेडरल बैंक भी एक्शन में आ सकता है, थोड़ी तेजी वहां पर हो सकती है।
नतीजों के पहले, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हुई है, एक भी दिग्गज रिजल्ट में ऐसा नहीं कि जो बहुत खराब हो, लेकिन ऐसा भी नहीं आ रहा है कि बहुत ही आउट परफॉर्मेंस हो। अभी तक के रिजल्ट्स में वैसे देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से तो मजबूत नतीजे अभी तक एचडीएफसी बैंक के ही हैं, लेकिन वही है कि अब एचडीएफसी बैंक आजकल जब तक ये मर्जर का हुआ है तब से बहुत एक्शन दिखाता नहीं, तेजी होती नहीं। मेरा ये मानना है 1 से 3% की तेजी भी बन जाए तो एचडीएफसी बैंक के लिए अपने आप में अचीवमेंट होगा। तो 1620 1640 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। खरीदा तभी है जब गैप से ना खुले, और गैप से खुल जाए तो छोड़ दीजिए जी। अगर गैप से नहीं खुलता है तो मौका जरूर है एचडीएफसी बैंक, आज यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हैं। फ्यूचर्स पर लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं अनिल जी की तरफ से। बाकी भी विप्रो के नतीजों का रिएक्शन है, बाकी आईटी और बैंक स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और हमारी टीम से अब बात कर लेते हैं बाकी जो नतीजे हैं उनके बारे में, एंड ऑफ कोर्स बाकी खबरें और ब्रोकरेज एक्शन पर भी। अरमान, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और बाकी खबरें। जी बिल्कुल, नतीजे और काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें नतीजों में सबसे पहले F&O में फेडरल बैंक के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कुछ नतीजे हैं, जिसमें इंडियन एक्रेसिल, JSW इस्पात ले लीजिए, कैसोराम इंडस्ट्रीज ले लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टीम प्लेट कंपनी जैसे हैं उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। WPI का दिसंबर का डेटा भी आएगा। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी IPO, जहाँ पर उनका जो 50% का जो लॉक इन है जो 90 दिन का, वो खुल चुका है ऑलरेडी 15 जनवरी को। VLS फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे बायबैक जो है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। एंजल वन, यहाँ पे बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ जो इंटरिम डिविडेंड है उस पर विचार किया जाएगा। रिलायंस कैपिटल, जहाँ पर NCLT की सुनवाई होगी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 जो डावोस में हो रही है वो आज से शुरू होती हुई दिखेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो गूगल ने जो NCLT के ऑर्डर के खिलाफ जो प्ली है, वहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती हुई दिखेगी। ओके, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए। नतीजों के रिएक्शन से भी करते हैं शुरुआत। कुशल, मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में दो और हैं यहाँ पर। TCS जिन्होंने 75 रुपये का डिविडेंड दिया था वो एक्सडेट होता हुआ दिखेगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के बाजार आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे पर बंद रहेंगे, तो शाम को इनफैक्ट कल हमें यूएस से मार्केट से कोई संकेत नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जैसे कि आप नंबर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। NII तो मजबूत आए हैं, NIMs भी अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रोथ स्टेज 3 NPA है वहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिली है। तो इस वजह से मिले जुले नतीजे कहेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के। NII करीबन 24% बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा भी 47% बढ़कर 452 करोड़ पर आया है। ग्रोथ स्टेज 3 NPA जैसे कि मैं बता रहा था 4.02% से बढ़कर अब 4.21% पर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट्स टू व्हीलर के इनके भी होते हुए दिखे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स नंबर्स यहाँ पर लार्जली इन लाइन है, लेकिन मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कंपनी ने बड़ा मिस देखा है। जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, लगभग 25-25% की ग्रोथ के साथ 11,570 करोड़ पर कंपनी की आय दर्ज की है। साथ ही कंपनी की ग्रॉस मार्जिन्स 15.42% से घटकर 14.85% पर अब आते हुए दिख रहे हैं। एबिटा लेवल पर भी 11% की बढ़त के साथ 965 करोड़ पर कंपनी ये आंकड़ा दर्ज किया है। मार्जिन्स के लिहाज से 9.4% से घटकर 8.3% पर। अनुमान हमारा 9% का था, और मुनाफे के लिहाज से भी 657 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 590 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। तो नंबर्स रिलेटिवली थोड़े से कमजोर साइड पर दिख रहे हैं ऑपरेशनली और बॉटम लाइन फ्रंट पर। एबी मनी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आय करीबन 11% बढ़कर 670 करोड़ पर, और कंपनी का मुनाफा भी 35% की ग्रोथ के साथ आपको 87 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में जस्ट डायल, यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू लगभग 40% बढ़कर 221 करोड़ पर। कंपनी की मार्जिन्स 3.4% थी पिछली बारी, इस बारी 12% की आई, और मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर सीधा अब 75 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। और टोटल ट्रैफिक भी सालाना आधार पर लगभग 10% बढ़े हैं। तो जस्ट डायल के अच्छे नंबर्स हैं। ओके, चलिए, तो ये तिमाही नंबर्स के एनालिसिस कुशल ने आपके सामने रखे। लेकिन नुपुर, मॉर्निंग आपकी बारी है, जरा बताइए कि खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले सोलह वाइनियाज भी आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि Q3 की कंपनी ने अपडेट दिए जहाँ पर रिकॉर्ड सेल्स आते दिखिए। ऑन ब्रांड्स की बात करें तो 13% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। और वाइन टूरिज्म बिजनेस से कंपनी की रिकॉर्ड आय इस बार आई है 23 करोड़ के आसपास की, 13% का ग्रोथ यहाँ पर भी है। NCL इंडस्ट्रीज, जहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्पैच
की डिटेल्स कंपनी ने दी है। सीमेंट का प्रोडक्शन इस बार 27% से ऊपर है और डिस्पैचेस की भी बात करें तो करीबन 27% की ग्रोथ वहां पर दिखेगी। न्यूज़ से टाटा मोटर्स आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि नवंबर 2022 में कंपनी ने एक अपडेट दिया था। वहाँ पे ये कहा था कि जो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स है वो डीलिस्ट करने वाली है। उसी से रिलेटेड अब कंपनी ने अपडेट दिया है कि जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है और जो टर्मिनेशन से रिलेटेड फॉर्म 25 है उसे फाइल कर दिया गया। तो टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रहने वाला है। पिरामल फार्मा, जहाँ पे यूएस एफडीए ने प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया 19 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच इसे किया गया था और यूएस एफडीए ने करीबन 2 आपत्तियां दी है फॉर्म 483 के थ्रू। और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी आज फोकस में रहने वाला है, जहां गागलीपुर फैसिलिटी ने यूएस एफडीए की प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन को पूरा किया। 9 से 13 जनवरी के बीच इसे किया गया था और यहां पर यूएस एफडीए ने 3 आपत्तियां इशू की है कंपनी पे। लुपिन भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि यूएस एफडीए ने जो न्यू जर्सी की फैसिलिटी है कंपनी की वहां पर इंस्पेक्शन किया और 2 ऑब्जर्वेशन जारी किए। तो आज काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज फोकस में रहेगी। ओके, फार्मा कंपनीज पे रहने वाला है फोकस। सलमान, वापस लौटते हैं आपके पास। बताइए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, जैसा कि नुपुर ने कहा, आज फार्मा कंपनीज पर काफ़ी फोकस है। डॉक्टर रेड्डीज पर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्होंने जो कैंसर की एक दवा है उसका ट्रेडमार्क राइट्स जो है वो खरीदा है और ये भारत में इस्तेमाल के लिए उन्होंने फाइजर प्रोडक्ट्स से जो है ट्रेडमार्क राइट्स खरीदे हैं। जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पे यूएस एफडीए से इनको एक दवा की एक शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है और वो जो दवा है उसका डिप्रेशन डिसऑर्डर में उस दवा का इलाज किया जाता है, उसके लिए उनको एक शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है। केडीडीएल, यहाँ पर 18 जनवरी को बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक की अगर आप बात करें, वहाँ पर एसएमबीसी जो सुमिटोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ग्रुप है और ऑक्ट्री कैपिटल से ईओआई जो है जो सबमिट किया है उन्होंने। और ये अगर आप बता दूं मैं कि 7 जनवरी जो थी वो उसकी आखिरी डेट थी जब उनको ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ पर सबमिट करना था। एचजी इंफ्रा कंपनी को 13 जनवरी को एक कंपनी को दिल्ली मेट्रो से एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 412 करोड़ का जो है लगभग वो है कंपनी को एलओए मिलता हुआ दिखा है। और अंत में अगर सागर सीमेंट्स की बात करें, यहाँ पर कंपनी ने हैदराबाद बेंच एनसीएलटी में आंध्रा सीमेंट के लिए सीआईआरपी अगर आप बात करें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो फाइल की है और आंध्रा सीमेंट से कंपनी को सक्सेसफुल रिजोल्यूशन का एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी मिला है। कुशल, लौटते हैं आपके पास। बताइए और कहाँ महत्वपूर्ण खबरें दिखाई दे रही हैं? देखिए, मेरे पास 3 फंड एक्शन है नेहा। सबसे पहले तो यहाँ पर सादा एनर्जी एंड मिनरल्स पर ध्यान रखिए। तीसरी तिमाही में आबिगस फंड ने यहाँ पर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.89% से 2.11%, तो पॉजिटिव खबर है। तालब्रुस ऑटोमोटिव, यहाँ पर 2 दिग्गज निवेशक विजय केडिया और डॉली खन्ना ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है 2.27% से घटकर 1.31% विजय केडिया की होल्डिंग हो गई है और साथ ही डॉली खन्ना 1.22% से घटाकर 1.18% हो गई है। उनो मिंडा, यहाँ पर मैथ्यूज एशिया डिविडेंड फंड ने कंपनी में लगभग 1.2 लाख शेयर्स बेचे हैं और यहाँ पर इनकी जो ओवरऑल होल्डिंग है 3.11% से घटकर अब 3.08% हो गई है, तो इनके लिए भी नेगेटिव फंड एक्शन। ओके, तो कुछ फंड एक्शन, कुछ इन्वेस्टर्स का उतार चढ़ाव भी हुआ है, कई सारे और डिटेल्स और खबरें आपके सामने, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं ओवर द वीकेंड। आइए इनके बारे में जानते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं पहले तो नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, टॉप रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो विप्रो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। सबने ये कहा कि जो Q3 की रेवेन्यू आई है वो लोअर एंड पर यहाँ पर देखने को मिली है और इसके चलते आउटलुक भी चौथी तिमाही के लिए मॉडेस्ट है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। बैंक ऑफ अमेरिका अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 395 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 370 रुपये का लक्ष्य दिया है। सिटी बिकवाली के राय दे रहे लंबे समय से और अभी भी देखें तो 5 रुपये से लक्ष्य को घटाया है, 380 से घटाकर 375 कर दिया है। लेकिन जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 355 रुपये के लक्ष्य और नोवेरा यहाँ पर 425 के लक्ष्य के लिए इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। इन्होंने अगर आप देखें तो सभी का मानना है कि इस तिमाही के दौरान जो नतीजे हैं कुछ खास साइड पर आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन नतीजे बढ़िया आए हैं। HDFC बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका देखिए ये खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं, 1601 रुपये की क्लोजिंग है, 2000 रुपये का राउंड फिगर इन्होंने टारगेट दिया है और मान रहे हैं कि हेल्दी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए
लिहाज से भी देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और इनसे थोड़े से ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि 2000 के मुकाबले अभी 2005 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज की भी मान रहे हैं कि जो नतीजा है मुनाफे के आधार पर भी सालाना आधार पर आपको करीब 19% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी जो कमेंट्री आई है यहाँ पर ये कहा गया है कि नतीजे बढ़िया साइड पर हैं। L&T फाइनेंस एक और वायदा बाजार का स्टॉक है जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि लक्ष्य कुछ बढ़ा नहीं दिया। 92 रुपये की क्लोजिंग है, 95 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन खास बात ये कह रहे हैं कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनके अनुमान से 8% बेहतर आया है, यानी कामकाजी मुनाफा इनके अनुमान से 8% बेहतर है। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि ऑपरेशनल लिहाज से आप देखें तो नतीजा अनुमान से बेहतर है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 100 रुपये से बढ़ाकर 108 कर दिया है। 92 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए कुछ नतीजों की रिपोर्ट्स, टॉप नतीजों पर रिपोर्ट्स, बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, डीमार्ट यहाँ पर भी सबकी नजर रहेगी कि किस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूबीएस देखिए बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने काट दिया है, 3700 से घटाकर 3530 रुपये कर दिया है, 3864 रुपये की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है यहाँ पर लगातार लंबे समय से एक लाग देखने को मिल रहा है, धीमी ग्रोथ है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, जिसके चलते आप देखिए इन्होंने रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफे दोनों के एस्टिमेट्स में देखें तो 4.5 से लेकर 5.5% तक की जो है कटौती की है। वहीं मॉर्गन स्टैनली को तो नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि इन्होंने कर दिया रेटिंग को डाउनग्रेड। पहले ओवरवेट की राय दिया करते थे, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कटौती की है, यानी 4590 से घटाकर 3853 कर दिया। उन्हें भी नतीजे पसंद नहीं आए। जेफरीज हालांकि होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य इन्होंने भी काटा है, 4100 से घटाकर 3550 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी बिकवाली के राय के साथ टारगेट करीब 200 रुपये से घटाया है। किसी को भी अगर आप देखें तो कंफर्ट डीमार्ट पर फिलहाल नहीं आ रहा है। जसडाइल यहाँ पर रखनी है नज़र, क्योंकि सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 586 की क्लोजिंग है, 735 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनके जो नतीजे आए हैं खासतौर पर जो मार्जिन है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने घटाया है। यहाँ पर देखिए 3065 से घटाकर 3015 कर दिया है, हालांकि स्टॉक चल रहा है 2468 के आसपास। साथ में वरुण बेवरेजेस यहाँ पर भी नजर रखिएगा। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, 1540 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि ऊपरी तरफ से स्टॉक करीब 20% करेक्ट हो गया है, आकर्षक नजर आ रहा है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी 40 टाइम्स के आसपास मिल रहा है। और अंत में MCX यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने देखिए अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1265 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं, इन सभी स्टॉक्स पर रिएक्शन आएगा, नतीजों का भी रिएक्शन आने वाला है, हमारे एक्सपर्ट्स की भी पिक्स हैं तैयार। आइए करते हैं सभी का स्वागत पिक ऑफ द वीक के साथ। सिमी जी, बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, मुदित जी और ऑफ कोर्स संदीप जैन साहब, सब हमारे साथ तैयार, फुल हाउस है। सिमी जी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। कंसोलिडेशन फेज में है, पर मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट इस वीक में देखने को मिलना चाहिए। 380 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 410 से 415 का टारगेट होगा। अब मार्केट सुस्त है तो इसी छोटा सा रेंज में ही काम होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट। बलरामपुर चीनी मेरे तरफ से। बलरामपुर चीनी पिक ऑफ द वीक सिमी जी की तरफ से। बंसल सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नेहा, मेरा जो पिक ऑफ द वीक है वो है इंडसइंड बैंक। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे से अच्छी एक्यूमुलेशन में निकल रहा है, तो ये स्टॉक एक बड़ा अपमूव दिखा सकता है अगर कोई नतीजों में नेगेटिव सरप्राइज ना आए गोइंग हेड। तो 1176 1176 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1363 1363 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, तो इंडसइंड बैंक पर करनी है खरीदारी, थोड़ा मोमेंटम पिछले हफ्ते भी इसमें दिखा था। मुदित जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा जी। पिक ऑफ द वीक रहेगा IDFC लिमिटेड। फ्राइडे को भी इस स्टॉक पे बात करी थी, चार्ट्स बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप बोलिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सारे जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, लग रहा है स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 90 के टारगेट्स के लिए पिक ऑफ द वीक रहेगा IDFC लिमिटेड। लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 83 का। ओके, चलिए, तो IDFC लिमिटेड पिक ऑफ द वीक मुदित जी की तरफ से 90 तक का लक्ष्य यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु जी की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक कहाँ से आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीप।
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल के प्राइसेस में गिरावट आई है और हम अभी जस्ट 2 वीक्स अहेड हैं बजट से पहले, तो सीमेंट एज अ सेक्टर, एज अ स्पेस इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है और इस पूरे ही सेक्टर पर, स्पेस पर मेरी नज़र रहेगी। बाजार पिछले 2 हफ्तों की वॉलेटाइल टाइम्स के बावजूद हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में एक अच्छे मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर जो मेरा एक मिड कैप आइडिया है इस हफ्ते के लिए, वो स्टॉक है बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है केशोराम इंडस्ट्रीज, जिसका क्लोजिंग प्राइस है लगभग 64 रुपए के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के टेक्निकल सेटअप है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है, तो यहाँ पर एक कैलकुलेटेड एक रिस्क लेकर एक ट्रेडिंग बेट के तौर पर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। इस हफ्ते के लिए 80 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं और 59 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके केशोराम इंडस्ट्रीज मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। एक कैश स्टॉक आपके लिए केशोराम इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको करनी खरीदारी। थोड़ी देर में जैन साहब की उनकी भी पिक्स लेते हैं। उससे पहले एक बार कुणाल जी की पिक ऑफ द वीक ले ली जाए। कुणाल जी, मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द वीक बताएं। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। मेरी खरीदारी की राय है दीपांशु, और खरीदना है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुका है और इन स्तरों के आसपास वापस से स्टॉक एक बेस बनाकर तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलेंगे। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 149 पर। पहला टारगेट होगा 158 रुपए का, दूसरा टारगेट 161 रुपए का। तो 161 के लक्ष्य के लिए पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी कराए। ओके, पास पेस पर है भरोसा। पीएफसी आज पिक निकल कर आई है पिक ऑफ द वीक बतौर कुणाल जी की तरफ से। 158 एंड इवेंचुअली 161 तक का टारगेट इसमें बनता देख रहे हैं। संदीप जैन सर हमारे साथ हैं। जैन साहब मॉर्निंग। सर बताइए आपकी बेस्ट पिक फॉर द वीक कहाँ से आ रही है? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि जो फ्राइडे वाला वीकेंड शो था इस बार थर्सडे को प्रीपोन हो गया था, तो वो पिक्स तो नहीं है। बट यस, इस बार जो मैं स्टॉक्स लाया हूं कुछ तो आईटी स्टॉक्स और मुझे बीएफएसआई, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, ये सारे ही सेक्टर में कुछ तो अच्छा लग रहा है। और चूंकि मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे खड़े हैं कि बाइंग आनी चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी ने जो रिजल्ट दिया एचडीएफसी बैंक ने, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी ट्विंस पे ध्यान रखें। और ओके, चलिए जैन साहब के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उन्होंने वो सेक्टर्स मेंशन कर दिए जहां पर फोकस रहेगा, कमोडिटी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। संदीप जैन साहब की पिक्स उनसे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एक झलक मिल जाएगी उसके ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, हीरो मोटो, नैल्को, एमएनएम, इन्फोसिस, ये कुछ ब्रॉडर एरियाज हैं जिन पर इस हफ्ते खासतौर से उनका यहाँ पर फोकस रहने वाला है। तो बड़े डिटेल में हम बात करेंगे जब एक बार फिर से वो यहाँ पर ऑनलाइन होते दिखेंगे। लेकिन जैसे कि हमारी रिसर्च टीम भी दीप बता रही थी, जो फार्मा हेल्थ केयर स्पेस है वो खासा यहाँ पर सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, कई दवाओं को यहाँ पर मंजूरी मिलती दिख रही है। और इनफैक्ट उसी पर एक बार एक्सपर्ट्स की भी रिकमेंडेशन ले लेते हैं कि चार्ट्स पर क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि काफी सारी फार्मा कंपनीज हैं जहां पर एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। एक तो ग्रैन्यूल्स, बंसल जी एक बार इस पर राय दें, क्योंकि फिर से यूएसएफडीए की प्रॉब्लम आ गई है। इनकी गगलापुर फैसिलिटी में एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था जहां पर 3 आपत्तियां जारी करी गई हैं। पिछले हफ्ते ही हुआ था ये। जरा ग्रैन्यूल्स का चार्ट एक बार देखें बंसल जी। देखिए दीपांशु, 318 के अराउंड चल रहा है और फ्राइडे को भी देखें तो ये नीचे में गिरा था, 315 के नीचे गया था। तो 315 दीपांशु एक डिसाइसिव लेवल है। 315 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब दिक्कत देखने को मिलेगी। तो 315 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर डिसाइसिवली इसके नीचे सस्टेन करता है तो लॉन्ग्स में से निकलना चाहिए और शॉर्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मा स्पेस की बात कर रहे हैं, जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खबरों की तरफ से कुछ दमदार एक्शन की संभावनाएं दिख रही हैं। कुणाल जी, जाइडस लाइफ साइंस, हमने इसकी पिछली जो क्लोजिंग 1.5% नीचे देखी थी, जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी, अब इसको अपनी डिप्रेशन की दवा के लिए कुछ इनिशियल मंजूरी मिल चुकी है यूएसएफडीए से। जरा बताइए चार्ट्स पे गोइंग फॉरवर्ड कोई एक्शन दिख रहा है आपको? देखिए चार्ट्स काफ़ी बेहतर हुए हैं पहले की तुलना में। अगर आप देखें ओवरऑल नेहा इस चार्ट को, तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने नीचे के लेवल्स पर एक अच्छा खासा बेस बनाया और हाल में भी हमने देखा कि वापस से स्टॉक में एक ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है कि पिछले सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे। मुझे लगता है स्टॉक एक बार फिर से आपको 485-500 के लेवल्स दिखाएगा। तो मौजूदा स्तरों पर बने रहने की राय है। स्टॉप लॉस 420 पर रखें और 480-500 के लक्ष्य के लिए बने रहने की मेरी राय। ओके, 480-500 के लक्ष्य के लिए बने रहिए,
ये है आपके लिए राय जहां तक जाइडस का सवाल है। अच्छी खबर एक आई है नैटको फार्मा के लिए। इनका नोवार्टिस के साथ एक पेटेंट लिटिगेशन का मामला चल रहा था। टेम्पररी रिलीफ दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मिला है। एक बार जैन साहब से पूछा जाए। जैन साहब, नोवार्टिस ऑफ कोर्स आप ट्रैक करते हैं, बट माफ़ कीजिएगा, जैन साहब के ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है। एक बार सिमी जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। सिमी जी, जरा नैटको फार्मा का चार्ट देखें। वैसे थोड़ा सुस्त था, बट अच्छी खबर आई है इनके लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स दीपांशु, चार्ट बेहद खराब है। इनफैक्ट देखेंगे तो लास्ट मतलब 2021 जून जुलाई से ही ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अभी भी ऐसा देख के कोई रिडीमिंग फीचर नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा। आपका जो खबर है उस खबर के चलते ऊपर में खुल सकता है, पर ऊपर में सस्टेन करना ऐसा चार्ट में बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है सोचिए स्टॉप लॉस के साथ ही मेंटेन करे, ऊपर में खरीद मतलब बेच के निकल जाना ही बेहतर। ओके, आज लगता है मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना हम कैच कर पाए नैटको फार्मा में भी अमूमन वही राय बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि बाकी फार्मा स्पेस की कंपनीज में है। एक और फार्मा स्पेस की कंपनी है और वो है डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर भी खबरों के दम पर कुछ एक्शन की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। खासतौर से जो कंपनी प्रिंसिव दवा है अपने प्लांट में बनाने वाली है और फाइजर प्रोडक्ट से ट्रेडमार्क राइट्स खरीदा है। तो हिमांशु जी, एक बार डॉक्टर रेड्डीज पर अपना व्यू दे दीजिए। वहां पर किस तरह की संभावनाएं आपको चार्ट्स पे बनती दिख रही हैं? नेहा जी, देखिए, इन लाइंस विद सेक्टर की परफॉर्मेंस ये स्टॉक भी पिछले काफी हफ्तों से एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में ही है। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में पहले देखने को मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक एक बेस बनाते हुए नजर आ रहा है 4200 4500 के ब्रॉडर दायरे में। फिलहाल बिल्कुल न्यूट्रली प्लेस्ड है ये स्टॉक और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4350 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है इस खबर के बाद आज या आने वाले कुछ दिनों में, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है और अपसाइड में 4500 4550 तक की रैली बनती हुई नजर आ सकती है। तो मैं 4350 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज फार्मा पर। तो काफी रिएक्शन आने वाला है, बट नतीजों का भी रिएक्शन आप कई सारे काउंटर्स पर आते हुए दिखेंगे। L&T फाइनेंस, कुणाल जी एक बार इसका चार्ट देखें सर। यहाँ पर नंबर्स थोड़े मिले जुले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी आई है, मार्जिन अच्छे आए हैं, बट थोड़ा एनपीएस पर आप अपटिक देख रहे हैं। वैसे तो डेज हाई पर बंद हुआ था और एनबीएफसीज फ्राइडे को काफी एक्टिव भी थे। अब चार्ट्स पर लेवल्स क्या हैं सर इसके लिए? देखिए दीपांशु, एक रेजिस्टेंस भी चार्ट पर साफ दिखता है। ये 94 रुपये 50 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये लेवल्स पार करने में थोड़ी मुशक्कत इस स्टॉक को करनी पड़ेगी। 94 हाफ के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तब इसमें आपको तेजी की दूसरी खेप देखने को मिलेगी, अन्यथा मुझे लगता है कुछ समय के लिए स्टॉक इन्हीं स्तरों के आसपास स्ट्रगल करेगा। तो जिनके पास पोजीशन है एक बार मुनाफा बांध लेने की मेरी राय है। 94 हाफ का ब्रेकआउट आता है तो फिर से खरीदारी करेंगे, अन्यथा एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय है क्योंकि स्टॉक पे थोड़ा बहुत करेक्शन मुमकिन है। L&T फाइनेंस थोड़ा करेक्टिव फेज से गुजरता हुआ दिख सकता है। 94.5 के आसपास के लेवल्स मिले तब फ्रेश एंट्री बनती है। अगर पोजीशन आपकी ऑलरेडी है इसमें तो प्रॉफिट बुक करने का ये उपयुक्त स्तर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ रिजल्ट के नंबर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, उन्हीं में से एक एवेन्यू सुपरमार्ट है। मार्जिन्स और प्रॉफिट दोनों में एक बड़ा मिस देखने को मिला है। मुदित जी, चार्ट्स पर एवेन्यू सुपरमार्ट आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी खराब ही है स्टॉक का और यहाँ से कुछ करेक्शन स्टॉक में आ सकती है। 3500 रुपये तक की डाउन साइड ये दिखा सकता है क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स बने हैं करीब 3 महीने से लो पर स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला था और खराब रिजल्ट के चलते डेफिनेटली आज एक क्रैक देखने को मिलेगा और 3500 रुपये तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो अभी जो पोजीशन है हमें लगता है कि यहाँ से भी और कटा सकता है। 3500 तक की डाउन साइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स। जस्ट डायल, इस पर भी आप नतीजों का रिएक्शन आते हुए देखेंगे। हिमांशु जी, जस्ट डायल ये कैसा लगता है? नतीजे लगातार दूसरे क्वार्टर थोड़े अच्छे ही आए हैं। दीप, देखिए, अगर मैं ओवरऑल इंटरमीडिएट ट्रेंड देखता हूं तो ट्रेंड तो वीक है। एक स्टॉक हायर लेवल से लगभग आधा होता हुआ नजर आया है। 1100 के हाई से स्टॉक लगभग 585 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों का यहाँ पर फॉर्मेशन देखता हूं तो 550 रुपए के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। नंबर्स के बाद अगर स्टॉक 600 रुपए के ऊपर सेटल होता है या निकलता है
तब यहाँ पर एक मूव बनता हुआ नजर आ सकता है और उस रैली में, उस मोमेंटम में स्टॉक 630 650 तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये आपके लिए जस्ट डायल जिस पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर भी आज नतीजों पर आपको एक रिएक्शन दिखा सकता है। आज नतीजे आने वाले हैं फेडरल बैंक के। एक बार बंसल जी से पूछा जाए फेडरल बैंक के चार्ट के बारे में। बंसल जी, कई बार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, काफी एक्टिव भी काउंटर है, डेज हाई पर बंद हुआ था, आज आएंगे नतीजे, बताएं सर फेडरल बैंक। दिवांशु, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और फ्राइडे के सेशन में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिला है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दिवांशु, एक प्रबल दावेदार है नए लाइफ टाइम हाई का नतीजों के बाद या नतीजों से पहले। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट और 135 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की राय है। ओके, चलिए, और हमें बताया जा रहा है कि जैन साहब फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम बैक। सर अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे कि वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स है जहां पर आपको इस हफ्ते कमाई के मौके दिख रहे हैं, सर उनके बारे में बताइए। यस, बिल्कुल, वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट स्टिल HDFC ट्विंस के बारे में बात कर रहा था। HDFC के रिजल्ट्स अच्छे आए, अनुमान से बेहतर ही आए हैं, तो मार्केट थम्स अप देगा। और आज तो अनिल जी ने भी पिक ऑफ द डे के हिसाब से दिया है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा पावर मिलेगा। फिर देखिए TCS, इन्फोसिस, ये सारे भी रिजल्ट्स जिस तरीके से दिए हैं, तो उम्मीद से तो बेहतर ही बोलूंगा मैं। और मार्केट्स ने जितना रिएक्ट करना था वो कर दिया, कई महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई थिंक वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। ये पिक ऑफ द वीक के अलावा मैं ये बोलूंगा कि पिक ऑफ द ईयर के हिसाब से भी इनको देखना चाहिए। और आगे के 3 से 6 महीने, 9 महीना जो भी अच्छे हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो उनको IT स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनेगा। बाकी जो मेन जो मुझे ऐसा लगता है कि ये इवन ऑटो स्टॉक्स भी, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कंसोलिडेशन है, वहां पे ध्यान दें। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन आज एक अच्छी न्यूज भी है कि कुछ एक मर्जर है उनका महिंद्रा इलेक्ट्रिक का। और मैंने मेटल्स के बारे में कहा तो नाल्को जो एल्यूमिनियम वाली मेटल कंपनी है, और हिंदुस्तान कॉपर जो कि कॉपर वाली कंपनी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जैसे चाइना रीओपनिंग है, इन सब की वजह से एक बेस बना हुआ है, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और अपसाइड बढ़िया लगता है। बट मेरी जो मेन पिक ऑफ द वीक है वो है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। मैं अगेन IT स्टॉक्स पे ऊपर अब मुझे लगता है कि माहौल बनना चाहिए और धीरे धीरे फोकस को बढ़ाना चाहिए। एक मिड कैप IT स्टॉक है जो HR सॉल्यूशंस में है, और वो है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, जो कि मैंने पहले भी जेम्स में कवर किया, और लगता है कि स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। सो ऑलसेक टेक्नोलॉजीज द मेन पिक ऑफ द वीक, बाकी सारे जो नाम दिए वो सारे हेवी है। ओके, तो यह है आपके लिए ऑलसेक मेन पिक ऑफ द वीक, बट कई सारे और काउंटर्स हैं, वायदा कारोबार के भी ढेरों दिग्गज नेम है जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। और भी स्टॉक्स पर करनी है बातचीत, हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी है, बट आइए उससे पहले करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत। और जैसा हम ओपनिंग पर कह ही रहे थे, सिर्फ 2 हफ्ते 15 दिन ही बाकी हैं बजट के लिए, तो बजट से जुड़ी आपको स्पेशल प्रोग्रामिंग तो हम रोज भी दे रहे हैं, आज भी कुछ खास पिक्स और मेहमानों से बात करेंगे। बट अनिल जी ने भी आपके लिए कई सारे बजट पर व्यूज तैयार करे हैं। बजट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको बजट में देना होता है, कैसे इस डेटा को आप समझ सकते हैं, तो आइए एक झलक उसकी भी देख लेते हैं और फिर करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड। आम बजट या फिर यूनियन बजट, जी हाँ, ये वो बजट है जो हर साल 1 फरवरी को देश की संसद में देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। अब इसे बजट या फिर आम बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, यानी कि आपकी कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं, पैसे कितने बचेंगे, उसी तरह वित्त मंत्री भी पूरे देश का बजट बनाते हैं कि सरकार की कमाई कितनी होगी, कहां से होगी, और इस कमाई से सरकार कहां खर्चा करने वाली। फर्क सिर्फ एक है, और वो ये कि आपका जो बजट बनता है उसमें खर्चे कम होते हैं, कमाई ज़्यादा होती है, और आप कुछ न कुछ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार के बजट में आमतौर पर खर्चे ज़्यादा होते हैं, कमाई कम, और इसीलिए इसे कहा जाता है घाटे वाला आम बजट, जिसकी भरपाई सरकार उधार लेकर करती है। तो बजट चाहे आपका हो या फिर सरकार का, बिल्कुल वैसा ही खर्चे और कमाई का पूरा लेखा जोखा।